सेक्सुअलिटी को एक प्लेजर अफर्मिंग मुद्दे से देखें, बिना डर के, बिना कोई शर्म के, बिना कोई जजमेंट के हम इसके बारे में खुल्लम खुल्ला बात कर सकें। बहुत ज़्यादा हो हल्ला मच गया इन लोगों के बीच में कि ये लोग जो है इस तरीके की बातें करने लगे हैं, इस तरीके का ये लोग एक दूसरे के साथ एक्ट करते हैं। बच्चे हैं, जैसे आपने बोला, क्यूरोसिटी में आकर के वो कुछ ऐसी करते भी हैं, बॉडी पार्ट्स टच भी करते हैं। द थिंग इज चिल्ड्रन आर एक्सपेरिमेंटिंग, वो एक्सप्लोर कर ही रहे हैं, विच इज अ नेचुरल पार्ट। ये भी ज्यादातर होता है कि मैं ये सब बात करूं तो मेरे बारे में बच्चे क्या सोचेंगे। एक जो उनकी डिलेमा होती है कि कन्वर्सेशन शुरू कैसे की जाए। यंग पीपल के साथ भी हमारा जो सेशंस होता है, मास्टरबेशन, लगता है कि मास्टरबेशन एक बहुत ही गंदी चीज़ है, डर्टी चीज़ है। सेक्स को ऑब्जेक्टिफाई कर दिया जाता है और वुमेन को सिर्फ वहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है, जब मैन सोचता है कि मैं इसको यूज कर सकता हूँ। एंड ये कंसेंट जो चीज़ होता है, जो सहमति देना, ये छोटे उम्र से ही ये सब होता है। आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट इट एंड एवरीवन शुड कम फॉरवर्ड, और सोसाइटी के लेवल पे भी शायद हम मिल कर के काम करें। जैसे आप बोल रहे हो कि सिर्फ बच्चों को ही रिस्ट्रिक्ट करने के बजाय अगर हम सोसाइटी के लेवल पे भी काम करें, थोड़ा सा सेफ माहौल बनाने की भी बात करें, बात एटलीस्ट बात तो करें। हमारे समाज में सेक्सुअलिटी को लेकर के अभी भी बहुत ज़्यादा टैबू बने हुए हैं। इसके बारे में बात करना, अगर बच्चे कोई भी ऐसी हरकत करते हैं तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। और प्यूबर्टी जो है, अब उसका पीरियड जो है वो थोड़ा सा पहले आने लग गया है, मतलब एज से पहले आने लग गई है। पहले जो प्यूबर्टी 11-12 की एज में आती थी, अब वो 8-9 साल में आ रही है। पर पेरेंट्स जो हैं कई बार इस बात को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसे में जब बच्चा ऐसी किसी एक्टिविटी में इंटरेस्ट शो करता है, थोड़ा सा इंक्विजिटिव होता है, तो पेरेंट्स डर जाते हैं, उनको लगता है कि कुछ बहुत ही गलत हो रहा है और थोड़ा सा ओवर रिएक्ट करने लग जाते हैं। और ये इस चीज़ को जब बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है उनकी तरफ से, तो ये कहीं ना कहीं सप्रेशन की तरफ लेके जाता है, सेक्सुअलिटी के फिक्सेशन की तरफ बच्चों को लेके जाता है। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी गेस्ट जो हैं राम्या जी हैं। राम्या जो है एक सोशल एक्टिविस्ट है, एक ट्रेनर है, जो वो बहुत सारे स्कूल्स में पेरेंट्स के साथ, कम्युनिटीज़ में सेक्सुअलिटी के ऊपर एजुकेशन देती हैं, बहुत सारे सेशंस देती हैं। और इन्होंने बहुत खुल करके इसके बारे में बात करी है कि क्यों ज़रूरी है सेक्स एजुकेशन देना और क्या होता है जब ये एजुकेशन प्रॉपरली नहीं दी जाती है, और पेरेंट्स को कैसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को हैंडल करना चाहिए, स्कूलों में टीचर्स को कैसे इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देनी चाहिए और इसके बारे में अपने आप को ट्रेन करना चाहिए। सो आज के पॉडकास्ट में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे टेक अवेज आप लेके जाएंगे फ्रेंड्स। वेलकम राम्या मैम, वेलकम टू माय पॉडकास्ट चैनल। राम्या मैम, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, आप सेक्सुअलिटी के ऊपर काम कर रहे हो, पिछले कई सालों से आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं, राइट? थोड़ा अपनी जर्नी को बताइए, एज ए ट्रेनर, एज ए सोशल वर्कर, आप जो सेक्सुअलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, जेंडर के ऊपर काम कर रहे हैं, विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी, राइट? थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, देन वी कैन मूव फर्दर। थैंक यू सो मच अमिता, और ये अपॉर्चुनिटी के लिए आई एम वेरी थैंकफुल। मैं अभी एक ऑर्गेनाइजेशन तारशी करके है, विच इज़ टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज़, जो एक NGO है, दिल्ली में है, उसमें मैं को लीड हूँ। बट 25 साल से मैं तकरीबन इस एरिया में जेंडर और वेलबीइंग और सेक्सुअलिटी में मैं काम कर रही हूँ। और तारशी में स्पेसिफिकली हम लोग जेंडर, सेक्सुअलिटी, वेलबीइंग के काम करते हैं। तो ये ऑफ कोर्स इट्स अ टैबू टॉपिक, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसके बारे में एक तो बात नहीं करना चाह रहे हैं, या तो उनको लगता है कि ये सब की क्या ज़रूरत है। तो बट इसी बात पे हमें लगता है कि इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और ऑलमोस्ट अभी 30 इयर्स होने वाला है तारशी का,
तो बहुत साल के पहले जब ये सब, अभी तो इंटरनेट में या तो मूवीज में भी काफी देखते हैं, सेक्स एजुकेशन की भी बातें चल रही हैं, अवेयरनेस होना चाहिए, इसकी बातें हो रही हैं थोड़ा बहुत अभी, हाँ थोड़ा पहले से फर्क आया है फॉर श्योर, राइट। तो बट पहले तो वो भी नहीं था, तो उस टाइम से जब हम बातें करते हैं, वो भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर अस इज सेक्सुअलिटी को सिर्फ एक डर के नज़र में या तो एक रिस्क के नज़र में कि HIV प्रिवेंट करना, या प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना, या तो अब्यूज के लिए हमें इसीलिए हमें गुड टच बैड टच, जिसके बारे में बहुत सेशंस किए जाते हैं, वही हमारा मुद्दा नहीं है। क्योंकि हमारा मानना ये भी है कि सेक्सुअलिटी को एक प्लेजर अफर्मिंग मुद्दे से देखें। मतलब उसका मतलब ये है कि व्हेन आई से प्लेजर अफर्मिंग, इट इज अपने आप को एक राइट, एक हमारे ऊपर एक अधिकार है जो हम सेक्सुअलिटी का जो राइट्स होता है उसके बारे में बात कर रहा, जिसमें बिना डर के, बिना कोई शर्म के, बिना कोई जजमेंट के हम इसके बारे में खुल्लम खुल्ला बात कर सकें। मतलब ऐसे नहीं है कि बिकॉज एक अब्यूज हो जाएगा इसीलिए बच्चों से हमें सेक्सुअलिटी के बारे में बात करना, राइट, जो जनरल होता है, जनरली होता है ना। ज्यादातर हमने देखा है स्कूल्स में भी कोई इंसिडेंट हो जाता है, उसके बाद उनको लगता है अरे अभी तो मुझे आई नीड टू टॉक टू द चिल्ड्रन, तो फिर हम लोगों जैसे ट्रेनर्स को बुलाते हैं और बोलते हैं कि आप ट्रेनिंग करो। बट सिर्फ उसी नजरिया से देखेंगे तो क्या होता है, वी आर ओनली क्रिएटिंग फियर, क्योंकि हम फिर ऐसे मैसेजिंग देते हैं कि यू शुड नॉट डू दीज क्योंकि आपके साथ ये हो जाएगा, मगर नॉट कमिंग फ्रॉम दैट लेंस। अगर हम ऐसे देखें कि मेरे बॉडी, मुझे हक है मेरे बॉडी के ऊपर, एंड देयरफॉर आई हैव द राइट टू डू व्हाट आई वांट टू डू, एंड देयरफॉर आई डिसाइड मेरा बाउंड्रीज क्या है। कंसेंट के बारे में बात करो कि मैं किसके साथ मेरा रिलेशनशिप होना चाहिए, किसको मैं अलाउ करती हूँ, और उसके लिए मुझे क्या स्किल्स मुझे बिल्ड करना चाहिए बच्चों के लिए। तो अगर ऐसे नजरिया से सेक्सुअलिटी के बारे में बात करते हैं तो दैट इज गोइंग टू बी मोर इफेक्टिव। सो दैट इज वन ऑफ आवर लेंस। तारशी में जो हम बोलते हैं कि सिर्फ रिस्क के बारे में नहीं बात करते हैं, हम इसका जो प्लेजर है, क्योंकि सेक्सुअलिटी इज ऑल्सो अबाउट एन एंजॉयबल पार्ट, एंड देयरफॉर we want to talk about that also. I got that. So sexuality का एक broader term आप लेके चलते हैं, right? Exactly what sexuality is, आप इसके बारे में बताना चाहेंगे, क्या होता है exactly? True. तो एक और होता है कि पेरेंट्स से हमारा काफ़ी काम होता है टीचर्स, एजुकेटर्स के साथ, या तो जो भी लोग यंग पीपल या बच्चों के साथ जो काम करते हैं, पेरेंट्स से, इन सब से हम सेक्सुअलिटी के बारे में आवर एम इज दैट वी रीच देम। बट उनका डर होता है कि सेक्सुअलिटी का मतलब है सेक्स के बारे में बात करना, राइट, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। एज यू आर सेइंग दैट इट्स अ ब्रॉडर टर्म। हर एक चीज, जिस तरीके से हम बैठ रहे हैं, क्या कपड़े मैं पहनने की चॉइस रखती हूँ, मैं कैसे खाना खाती हूँ, हर एक चीज में सेक्सुअलिटी का रोल होता है। आई जस्ट काइंड ऑफ एक्सप्लेन, क्योंकि इट्स अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। जैसे कि बच्चे पैदा होता है उस टाइम से ही हम ये तैयार करते हैं कि वो लड़की या तो लड़का, यही बाइनरी में हम ज्यादातर देखते हैं, और इससे ज्यादा हम देखते भी नहीं हैं। और फिर एक बॉक्स में हम डाल देते हैं, अच्छा लड़की है तो उसको हम ऐसे ऐसे जेंडर रोल्स होगा, और इसी ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स में फिट करना है हमें। जैसे कि वो कैसे बैठती है, कैसे वॉक करती है, कैसे ड्रेस पहनती है, क्या करियर उसको लेना चाहिए ताकि शी कैन मैनेज द होम, बैलेंस द होम एंड द वर्क। कितना हद तक उसको पढ़ाई करना चाहिए, कहाँ रात में कौन से टाइम तक उसको हमें परमिशन देना चाहिए, हर एक चीज इसमें जो हम डिसाइड करते हैं, ऑल दीज आर ऑल्सो सेक्सुअलिटी। ऑल्सो नोइंग अबाउट आवर बॉडी, जो होता है बच्चों को इतना क्यूरियोसिटी होता है अपने बॉडीज के बारे में जानना, और उसमें एक्सप्लोर करना भी उनको इतना मजा आता है इन सब के बारे में कि ज़्यादातर अभी भी we have seen in some of our trainings, even adults do not know many aspects about their bodies. That's so true. So इन सब के बारे में खुल्लम खुल्ला अगर नहीं बात करेंगे ग्रोइंग अप के स्टेज में,
मेंस्ट्रुएशन, या तो इवन बॉयज के लिए भी नाइट फॉल हो गया, या साइजेस हो गया, ब्रेस्ट का साइज क्या है, पीनस का साइज क्या, इन सब में इतना उनको इश्यूज होता है, उनको लगता है कि बड़ा होना पड़ेगा, या तो मेरे गर्ल्स को लगता है कि मेरे ब्रेस्ट उनसे छोटा क्यों है, उसमें कोई कमी तो नहीं है, या तो मुझे पीरियड्स नहीं आया, मेरे फ्रेंड्स को आ गया तो उसका मतलब क्या है, मेरे में कोई डिजीज तो नहीं है। राइट। तो एंड हेयर ग्रोथ हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है, और जिस तरीके से हम अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, मैं किससे अट्रैक्ट हो रही हूँ, मतलब ये एक हम सोचते हैं ना कि मैन वुमेन ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्ट, ये बहुत ही कॉमन एक चीज होता है, बट दैट इज नॉट द केस। अट्रैक्शन किसी के साथ भी हो सकता है, बट क्योंकि हम बार बार यही बोलते रहते हैं, एक इन सब के बारे में भी सेक्सुअलिटी का एक इम्पोर्टेंस होता है जिसके हमें बात करना पड़ेगा। ऑल्सो एटीट्यूड टुवर्ड्स many aspects, like प्रीमैरिटल सेक्स के बारे में क्या है, मतलब सेक्स हमेशा मैरिज के बाद ही होता है क्या, वो भी एक कमरे के अंदर एक मैन एंड वुमेन, वो भी पीनल वेजाइनल सेक्स तो होता है, इज दैट द ओनली वे पीपल हैव सेक्स, जिसमें मैन डोमिनेंट रहते हैं और वुमेन को सबमिसिव होना पड़ता है। मतलब वुमेन का ड्यूटी ये बनता है, वाइफ का ड्यूटी ये बनता है कि मैं अपने आदमी को प्लेजर करूं, खुश रखूं, एंड देन आदमी का ये प्रेशर होता है कि वो परफॉर्म अच्छा करे। तो ये सब भी एक होता है कि आउटसाइड दिस बॉक्स दैट वी हैव अदरवाइज क्रिएटेड, सेक्सुअलिटी एग्जिस्ट, कि ऐसे नहीं कि मैन वुमेन का ही होता है रिश्ता, मतलब इट कैन बी अक्रॉस अदर जेंडर्स। ऐसे नहीं कि शादी के बाद ही लोग सेक्स करते हैं, या तो एक तरीके का ही करते हैं। एंड व्हाट अबाउट प्लेजर, जैसे कि वुमेन का जो प्लेजर होता है उसके बारे में कहाँ बात होती है? बिल्कुल बात नहीं। हम कुल्लम कुल्ला बात कर सकते हैं क्या? अब चीजें थोड़ी बदल रही है, शायद बड़े शहरों में बदल रही हैं, या है ना, पर लेकिन कुछ बदल रही हैं, अवेयरनेस भी हो रही है जरूर। पर इस तरीके से मुझे लगता है थोड़ा सा आप इसको सीरियसनेस के साथ लेकर के इसके बारे में डिस्कशन अभी भी कम होते हैं। थोड़ा सा आप जोक में ले जाओ, आप वैसे बात कर लो, है ना, बट हाँ इसको आप एक्चुअली अपनी दिल की बातों को शेयर कर पाओ। जहाँ पर आपको कमी लगती है कि मेरी फुलफिलमेंट नहीं है, अगर किसी लेडी को लगता है तो अभी भी शायद बहुत खुल करके आगे आकर के वो बताती नहीं है कि आई एम नॉट फुलफिल्ड, अपने हस्बैंड से भी बात नहीं करती हैं इस बारे में। Am I right here? Yeah, very true. I mean, husband wife में भी जो legitimate relationship माना जाता है, socially sanctioned relationship है, इसमें भी इवन आदमी को भी मुश्किल होता है कि एक दूसरे से कि मुझे क्या अच्छा लगता है, वो कभी एक दूसरे से पूछ के बात करते हैं क्या? या तो मुझे ये नहीं करना अच्छा लगता है, तो या तो हम इसके बारे में बात करें। तो मतलब हम इन सब को मतलब नजरअंदाज कर लेते हैं और बस अपना वो जी रहे हैं। एंड इफ दैट इज द केस फॉर एडल्ट्स, देन बच्चों का क्या होगा? इन मेनी वेज, इन द वे दैट दे आर ग्रोइंग अप, छोटे उम्र से ही इतने क्वेश्चंस होता है उनके माइंड में, कौन आंसर कर रहा है उसको? और आजकल इतने इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, ओवरलोड इंफॉर्मेशन, फोन में आपके बहुत ऐसी साइट्स हैं, या इंस्टा में, फेसबुक में भी इस तरीके की चीज़ें उनको दिखी जाती हैं कहीं ना कहीं। तो फिर वो शायद मिस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन कोई बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक तो होती नहीं है, तो ये मिस इन्फॉर्मेशन भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है उनको। राइट, सही है। एंड हमें ये भी देखा जाता है क्योंकि पेरेंट्स या तो स्कूल में सेक्सुअलिटी के बारे में बात नहीं करते हैं, ज्यादातर बच्चे का फर्स्ट एवर जो इंफॉर्मेशन होता है वो इंटरनेट से होता है। अगर कोई भी बच्चा 10 साल का बच्चा या 9 साल का बच्चा सेक्स करके एक वर्ड उसको पता है और उसको जानने की वो क्यूरियोसिटी रखते हैं, तो वो टाइप करके इंटरनेट में देखते हैं, ज्यादातर आता है पोर्नोग्राफी, है ना, जो सेक्स वीडियोस जो उनके उम्र के लायक नहीं है, है ना, फिर उसको वो ले लेते हैं एज देयर फर्स्ट एवर सेक्सुअलिटी एजुकेशन। इसीलिए बार बार हम ये एम्फसाइज करते हैं कि पेरेंट्स छोटे उम्र से ही बच्चों के साथ इन सब के बारे में धीरे धीरे बात करना शुरू करें। और स्कूल में भी एक
सेक्सुअलिटी एजुकेशन जो है मैंडेटरी होना चाहिए, जैसे कि Right. साइंस है, सोशल साइंस है, अदर लैब्स है, अदर आर्ट क्लब्स है, सब कुछ है, मगर ये एक सच अ इंटीग्रल पार्ट है जो नजर मतलब वी कांट ओवरलुक दैट, है ना? Right. तो उसको मायने में रखते हुए आई थिंक वी फील दैट इट शुड बी पेड मच इम्पोर्टेंस। राइट। राम्या, अभी मेरे पास एक पेरेंट्स आए थे जिनके बच्चा जो है वो 8 साल का था, और जिस फ्रेंड सर्कल में था तो वहाँ पर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा हो हल्ला मच गया इन लोगों के बीच में कि ये लोग जो है इस तरीके की बातें करने लगे हैं, इस तरीके का ये लोग एक दूसरे के साथ एक्ट करते हैं। बच्चे हैं, जैसे आपने बोला, क्यूरोसिटी में आकर के वो कुछ ऐसी करते भी हैं, बॉडी पार्ट्स टच भी करते हैं। तो उन लोगों ने इसको इतना ज़्यादा बड़ा बना दिया, पेरेंट बहुत ज़्यादा टेंशन में थे और आपस में भी बात कर रहे थे, स्कूल तक गए, हम कैमरा में देखेंगे कि कौन है, किसने शुरुआत करी थी, कौन सा बच्चा ऐसा है जो इन सारी चीज़ों में इंडल्ज हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं अभी भी। ये बात मैं गुड़गांव की बता रही हूँ, तो अगर गुड़गांव के अंदर भी अगर पेरेंट्स अभी इतने अवेयर नहीं हुए हैं कि बच्चों की इस एजुकेशन के बारे में बात करनी चाहिए, कितना नॉर्मलाइज करना चाहिए इस चीज़ को, तो शायद छोटे टाउन्स में तो बहुत ही मुश्किल है। राइट। तो ये अभी भी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या ये मिसकंसेप्शन क्यों बने हुए हैं? ये हमारे कौन से नॉर्म्स हैं जो अभी तक पेरेंट्स के जो है माइंड से हट नहीं पाए हैं? ऐसा क्या पेरेंट्स सोचते हैं? तो एक तो आई थिंक पेरेंट्स का ये हमेशा डर लगता है कि अगर मैं इन सब के बारे में बात करूं तो बच्चे इसको करने लगेंगे, है ना, एक्सपेरिमेंट करने लगेंगे। उनको लगेगा ये तो ओके है, तो फिर पेरेंट्स ही हमसे बात कर रहे हैं, तो क्या है, उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया अभी तो हम शुरू कर सकते हैं। बट आई थिंक ये जानना बहुत जरूरी है कि वो वैसे भी करने वाले, यू नो, द थिंग इज चिल्ड्रन आर एक्सपेरिमेंटिंग, वो एक्सप्लोर कर ही रहे हैं, विच इज अ नेचुरल पार्ट। मतलब ये सबसे नेचुरल वे ऑफ ग्रोइंग अप है कि एक दूसरे का बॉडीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उसका क्यों अलग है मेरे से, मेरा ऐसे क्यों है। सो पेरेंट्स का वन ऑफ द फियर इज दैट कि ये तो करना है, बट ये जानना जरूरी है उनको कि अगर हम करते हैं वो सही तरीके से इस एक्सप्लोर भी कर पाएंगे। और कुछ कुछ स्कूल्स में भी हमने देखा है कि एक इग्नोरेंस होता है, वो बहुत कन्वीनियंट इग्नोरेंस होता है कि हमारे स्कूल में तो ये सब बच्चे नहीं है, उनकी तो ज़रूरत नहीं है, वो लोग नहीं कर रहे। बट वी नो कि बहुत यंग एज से ही रिलेशनशिप्स बिल्ड होता है, क्रशेस होते हैं, कोई कोई हाथ पकड़ते हैं, कभी कभी चांस मिल गया किस कर लेते हैं, या स्कूल से बाहर भी कहीं मिलके कुछ तो कर लेते हैं। सो एंड दैट इज अ एज। और आजकल प्यूबर्टी भी हमारी पहले आने लगी है, राइट? पहले जहाँ 11 से 12 एज में आती थी, अब वो 8 से 9 एज आ गई है, 2-3 साल पहले आने लग गई है प्यूबर्टी। और उस समय जो हार्मोन्स के चेंजेस आने शुरू होते हैं बॉडी में, तो शायद ये बहुत ही नॉर्मली है, ये नेचर की तरफ से कि आपका ध्यान जाएगा अपोजिट सेक्स की तरफ, आपका ध्यान जाएगा इन चीजों की तरफ हार्मोनली। लेकिन पेरेंट्स शायद अभी भी एक्सेप्टेंस मोड में नहीं है, वो अपने ही जमाने में रह रहे हैं कि नहीं अभी कैसे, अभी तो बहुत छोटा है, 8 साल का ही तो है मैम अभी। I know. Actually they don't see their children growing up ना, वही है जैसे आप बोल रहे हैं, एज मैच्योरिटी भी बहुत पहले से सेट हो रहा है। वो अभी भी अपने बच्चों को बिल्कुल ऐसे बिल्कुल उनको कोई फीलिंग्स नहीं होता है, उनको कोई इन सब के बारे में नहीं होता है, ऐसे उनका दिमाग में। एंड आई थिंक पेरेंट्स का एक डिस्कम्फर्ट खुद है ना, तो वो डिस्कम्फर्ट की वजह वो उसको बात नहीं करना चाहते हैं। उनका ये भी ज्यादातर होता है कि मैं ये सब बात करूं तो मेरे बारे में बच्चे क्या सोचेंगे, है ना, मेरे बारे में वो नीचे, मतलब दे डी वैल्यू, उनको लगता है कि ये सब गंदी चीजें, बिकॉज उनके दिमाग में हमेशा जो भी सेक्सुअलिटी के बारे में होता है वो एक डर्टी, क्योंकि उन्होंने उनकी अपनी कंडीशनिंग यहाँ से आई है कि ये सारी चीजें सही नहीं है और गंदी चीजें। वो शायद बच्चों से साथ बात करते समय भी उनको लगता है कि हम अगर उनको बता रहे हैं तो शायद हम गंदे इंसान। सही है ना? आई नो, ऑलवेज दे वांट टू हाइड, यू नो, आपस में। इनफैक्ट रिलेशनशिप्स भी जो समझ लेना, एक फैमिली जिसमें हस्बैंड वाइफ बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के हाथ बच्चों के सामने पकड़ना, या मूवी देखते टाइम यू नो हाथ पकड़ना, वो भी हम
फैमिलीज में बहुत कम करते हैं। राइट, क्योंकि उसको देखते, उसको लगता है कि ये सब अवॉइड करना चाहिए, ये सब एक सेक्सुअल चीज होता है, हर एक चीज को सेक्सुअल चीज मान के ना वो मानते हैं। बट सम ऑफ द एक्टिविटीज दैट चिल्ड्रन आर डू इज ओनली आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, उसमें कोई सेक्स की सोच नेसेसरी नहीं है। बट पेरेंट्स के दिमाग में वो, उनको लगता है कि कुछ भी हैंड होल्डिंग भी सेक्सुअल माना जाएगा। तो जो बोलते हैं पेरेंट्स अपने आप को भी जो अफेक्शन दिखाते हैं वो अगर नॉर्मलाइज कर लेते हैं घर में, चिल्ड्रन ऑल्सो लुक एट दैट एंड दे फील हैप्पी, कि देयर इज अ बॉन्ड। बच्चे मतलब पेरेंट्स आर हैप्पी, स्टेइंग हैप्पी टुगेदर, और उनको एक कॉन्फिडेंस मिलता है। बट हम हर एक चीज, आई थिंक एनीथिंग रिलेटेड टू सेक्सुअलिटी को हम अवॉइड करते हैं, जैसे कि वो हम रखते हैं कि ये सब होता ही नहीं है। तो द मोर एंड मोर यू ट्राई एंड अवॉइड, तो फिर उसके बारे में फिर हम अपने स्किल्स भी बिल्ड नहीं करते हैं कि चलो बात कैसे करना है। दो थिंग्स आर स्लाइटली चेंजिंग, मतलब वी डू हैव कुछ पेरेंट्स, कुछ स्कूल्स आगे आते हैं, क्योंकि अभी कभी कभी इंसिडेंट्स इतने होते हैं कि यू कैन अवॉइड इट। उनको अभी पता है कि ये तो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे इन सब के बारे में बात करना है, क्योंकि इंटरनेट में इतने इंफॉर्मेशन आता है। पेरेंट्स, आई मीन बच्चों को पेरेंट्स से ज्यादा आजकल इंफॉर्मेशन होता है। तो अभी आई थिंक पेरेंट्स आर पुश्ड इनटू बिल्डिंग स्किल्स, की मतलब मुझे भी अभी कैसे भी बात करना शुरू कर लेना चाहिए। राइट। सो राम्या, एक जो पेरेंट्स जो हैं, जैसे हमने डिस्कस किया कि ऑकवर्ड बहुत फील करते हैं इस टॉपिक पे बच्चों के साथ बात करना, एक जो उनकी डिलेमा होती है कि कन्वर्सेशन शुरू कैसे की जाए, है ना? तो आप क्या सजेस्ट करेंगे पेरेंट्स को कि कैसे वो इस टॉपिक पे अपने बच्चों के साथ कब, किस एज में, और कैसे कन्वर्सेशन को इनिशिएट करें? सो जितने जल्दी हम इनिशिएट करेंगे उतना इट इज़ गोइंग टू बी ईजियर, क्योंकि और आई थिंक अगेन गोइंग बैक, जो सेक्सुअलिटी का जो हमने बोला कि वो क्या है, हम जब बोल रहे हैं सेक्सुअलिटी के बारे में बच्चों से बात करना, उसका मतलब नहीं है कि सेक्स के बारे में बात करना। उसका मतलब है कि छोटे उम्र से ही उनको जिस तरीके से हम माहौल बनाते हैं घर में, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो छोटे उम्र से ही वेरी बेसिक थिंग्स ऑफ बॉडी पार्ट्स के बारे में बात करना। तो हम सब बताते हैं ना राइम्स में, कान, नोज, माउथ, ये सब बोलते हैं, मगर व्हेन इट कम्स टू जेनिटल ऑर्गन्स हम उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करते। और जो नाम भी हम देते हैं, जो करेक्ट टर्म्स यूज नहीं करते। हम कुछ और नाम, चीची या पता नहीं फूफू या जो भी एक नाम बोलते हैं जो करेक्ट नहीं है। और मेनी टाइम्स वो जो टर्म होता है इट इज एसोसिएटेड विथ शेम या तो फियर। तो उसी टाइम से, जैसे कि बच्चे कोई अपना पैंटीज उतार के कुछ ऐसे घूम रहे हैं, हम तुरंत बोलते हैं कि गंदे बच्चे हो, तो ऐसे कैसे करते हो, यू नो। तो वो हम एक उनके माइंड में एक मैसेज ऑलरेडी क्रिएट करते हैं कि ये सब गंदी चीजें हैं। तो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स इज टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग इट, कि उसको मतलब कैसे, अपने आप को पता है पेरेंट्स के लिए मुश्किल है, क्योंकि हम भी व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, हमें किसी ने इन सब के बारे में खुल्लम खुल्ला बात नहीं किया है, तो हमारे लिए ये सब बात करना मुश्किल है। बट देन वन विल हैव टू प्रिपेयर उसके लिए। तो पहली बात आई थिंक फॉरमोस्ट इज टू शेम और फियर और विदाउट जजमेंट इसके बारे में अप्रोच करना शुरू करें। ठीक है, तो पहले अपने दिल से इन डरों को, इस शर्म को हटाएं। सबसे पहले शायद अपने ऊपर ये काम करें, इनर वर्क जो होता है वो करें। हटा भी नहीं पाएंगे पूरी तरीके से, बट एटलीस्ट डोंट ब्रिंग इट अप। बच्चों के साथ जब बात करते हैं उसको रिफ्रेन करके बात करें। तो बहुत छोटे उम्र से ही करेक्ट नेम्स ऑफ जेनिटल्स, पीनिस, वल्वा, ऐसे बात करना भी इतना झिझक होता है, तो बट बात करना हमें शुरू कर लेना चाहिए। और धीरे धीरे उनका जो बॉडी, जैसे कि एज एंड व्हेन प्यूबर्टी स्टेजेस हो रहा है, उनको गाइड करना, उनको समझाना, मेक यूज ऑफ रिसोर्सेज। काफी सारे बुक्स होते हैं इन सब में, उसके साथ बैठ के या तो करना, टेक हेल्प फ्रॉम पीपल जिनको पता है।
तो ग्रोइंग अप का सारा जो है, नॉट जस्ट द फिजिकल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस इतने होते हैं, है ना, इतने इनसिक्योरिटीज होता है बच्चों का कि अपने बॉडी इमेज इश्यूज होता है आजकल, स्पेशली विद द सोशल मीडिया का जो इन्वेजिव वेज, उनको हमेशा चिल्ड्रन आर अनहैप्पी, है ना, उनको हमेशा लगता है कि मेरे ज्यादा एक्ने हो गए हैं, या तो मैं इतना फेयर नहीं हूँ जितना होना चाहिए, मेरा बाल स्ट्रेट नहीं है, मैं इतने ज्यादा मोटे लग रही हूँ, मेरे ब्रेस्ट उससे कम है, इतने सारे। तो इन सब के बारे में हम बच्चों से बात करें, और प्यूबर्टी में जो ग्रोथ आता है हर बच्चे को अलग यूनिक है ना, ऐसे नहीं, यू कैन कंपेयर विद ईच अदर। तो ये सब भी समझाए। मेनी टाइम्स वी हैव आल्सो सीन पेरेंट्स विल टॉक टू गर्ल्स, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन तो उसके बारे में बात करना है, मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो गर्ल्स के साथ तो करते ही है कि चलो मेंस्ट्रुएशन ऐसे आएगा, वो भी ज्यादातर पीरियड्स आने के बाद बात करते कई हैं। बार, राइट, ऐसे नहीं कि प्रिपेयर करते हैं पहले से, तो एंड देन पैड्स कैसे रखना, ये सब करते हैं। बट बॉयज के बारे में उनको लगता है कि बॉयज में कुछ नहीं हो रहा होगा, तो दे डोंट टॉक, बट बॉयज ऑल्सो हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो ये पेरेंट्स को छोटे उम्र से ही एक हम बोलते हैं एज एंड स्टेज डिफरेंशिएटेड एक टर्मिनोलॉजी है, जिसका मतलब है हर एक स्टेज में जो इंफॉर्मेशन जरूरी है उस इंफॉर्मेशन को उस टाइम पे बोलना, मगर बोलना उस टाइम पे बोलना, ब्रेक करके बोलते हैं हम। जो भी बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं ब्रेक करके बोलते हैं, ऐसे नहीं एक ही टाइम पे 6 ईयर चाइल्ड के लिए हम नहीं बोलते हैं। उस उम्र में जो सही है उस टाइम पे वो हम उनसे बात करते हैं। बट बात करने का वन ऑफ द एडवांटेज इज दैट बच्चों को ये लगेगा कि चलो माई पेरेंट्स आर टॉकिंग एंड देयरफॉर मैं जब भी मुझे कोई भी डाउट है मैं इनसे पूछ सकते हैं, है ना, तो वो कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बिल्ड होता है। एंड दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि बात करो। ऐसे नहीं है कि कोई सब्जेक्ट नहीं है कि चलो अभी मैं तुम्हें सेक्सुअलिटी पढ़ाती हूँ है ना, ऐसे तो नहीं है, मैथ्स की तरह तो नहीं है। तो एज एंड व्हेन फाइंड अपॉर्चुनिटीज, जैसे कि वी आर गिविंग बाथ टू चाइल्ड, है ना, उस टाइम पे बॉडी पार्ट्स के बात कर रहे हैं, या तो हम कोई उम्र में टीवी देखते हैं साथ में, कोई किसिंग सीन आ गया, तो ऐसे नहीं टीवी बंद कर दिया और फिर नहीं तुम मत देखो, तुम रूम से चले जाओ। तो सिट एंड टॉक कि वो क्या है, क्या कर रहे हैं, वो अडल्ट्स है, जो कंसेंटिंग अडल्ट्स है, जो एक दूसरे प्यार कर रहे हैं, तो वो एक एक्सप्रेशन होता है उनको एक दूसरे को एक्सप्रेस करना, यू नो, बात कर रहे हैं। देयर आर सो मेनी स्टोरी बुक्स जिसमें होता है उससे थ्रू, मतलब तो सेक्सुअलिटी एजुकेशन का मतलब नहीं है कि कोई एक लेसन चैप्टर करिकुलम है जिसको हमें फिनिश करना है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, जहाँ जहाँ हमें मौका मिलता है उस टाइम पे अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू एज हमें बच्चों को ये उनके साथ, एक तो सबसे पहली बात है कि ओपन कन्वर्सेशन रखनी चाहिए शुरू से ही, ताकि आपका भी बच्चा आपके साथ आकर के डिस्कस करे इन चीज़ों को। ये भी आई थिंक एक बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। और दूसरा, आपको भी इनिशिएट करनी चाहिए ऐसी कन्वर्सेशंस जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपके बच्चे को गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि एज वी नो कि मोबाइल फ़ोन में हर जगह इंटरनेट की वजह से बहुत ज़्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन है, पोर्नोग्राफी की इंफॉर्मेशन है उनके पास। अगर सही तरीके से पेरेंट्स हैंडल नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, तो बच्चा मिसलेड भी हो सकता है, राइट। क्या क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं राम्या, या आप जैसे आप इस फील्ड में हैं, आप वर्क करते हैं, तो आप क्या इम्पैक्ट ज़्यादा देखते हैं बच्चों के ऊपर अगर इस तरीके की नहीं कन्वर्सेशन बिल्ड की जाए या उनको अवेयरनेस नहीं दी जाए? तो एक तो समटाइम्स एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं पेरेंट्स। हाँ, कोई सवाल पूछते हैं, झूठ मूठ के कुछ और बोल देते हैं, एंड चिल्ड्रन आर गोइंग टू फाइंड, वो तो इंटरनेट में उसको फाइंड आउट कर ही लेते हैं, और कितना हद तक वो एक्यूरेट है नहीं पता है ना, और कितना वो अनहेल्दी है, क्योंकि अभी हम मैनिफेस्टेशन जो होता है ना, जैसे कि हम इतने सारे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, और एक स्ट्रॉन्ग सोर्स जो उनका ट्रस्टेड जो सोर्स होता है, जो पेरेंट्स होता है, टीचर्स होते हैं, इनसे नहीं आ रहा है, मगर कोई आपस में फ्रेंड्स से ही आपस में मिलता है इंफॉर्मेशन, इंस्टा से मिलता है, ये सब
बिल्कुल इनएक्यूरेट होता है। छोटी छोटी चीज़ें हम लोग जो यंग पीपल के साथ भी हमारा जो सेशंस होता है, उनको मैस्टरबेशन लगता है कि मैस्टरबेशन एक बहुत ही गंदी चीज़ है, डर्टी चीज़ है, और वो करने से या तो मेरा मेमोरी लॉस हो जाएगा, या तो मेरा एफिशिएंसी कम हो जाएगा, मेरा इस बाल तरीके झड़ की बातें जाएगा। करते हैं बच्चे। हाँ, अभी भी मतलब इन अ एज व्हेन वी थिंक कि इंटरनेट में तो सब अवेलेबल है, राइट। फिर भी उनको ये सब मिसकॉन्सेप्शंस अभी भी होल्ड करते हैं। और इसका मतलब देखा जाए तो ये मिसकॉन्सेप्शंस होल्ड करना और इसी के साथ अगर कर रहे हैं तो कितना दे आर स्टिल मैस्टरबेटिंग, है ना। बट इतना गिल्ट होता है क्योंकि उनको इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन होता है, दे फील गिल्टी कि मैं ऐसे मुझे करने का है, मगर आई एम नॉट सपोज टू बी डूइंग इट क्योंकि ये गंदी चीज है, बट फिर भी मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो फिर मैं एक बहुत गंदी इंसान हूँ। तो ये एक होता है कि अपने आप में एक फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट उनको होता है, क्योंकि किसी ने उनको नहीं बोला कि ये नेचुरल चीज है, ये नॉर्मल है, ये सब लोग जिनको चाहिए कर सकते हैं, और इसमें ये सब कुछ मिसकॉन्सेप्शंस है, ये सब ऐसे कुछ नहीं है। यू नो, अनदर थिंग इज पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी बच्चे इसीलिए जाते हैं क्योंकि किसी ने, इट्स अ वे ऑफ एंटरटेनमेंट, है ना, इट्स अ एंटरटेनमेंट। बट अगर हम इनके साथ बैठ के बात नहीं करेंगे कि जो पोर्नोग्राफी में जो विजुअल्स है वो सब अनरियल है, मतलब वो एक्चुअली इट इज अ मूवी, है ना, बट लोग उसको सोचते हैं कि वो ऐसे ही सेक्सुअल एक्ट्स ऐसे ही होता है, बॉडीज तो ऐसे ही नंबर 10 टाइप बिल्कुल परफेक्ट होता है, और इसकी वजह काफी डिसअपॉइंटमेंट होता है। when they are engaging in sexual activity, उनको लगता है मेरा सेक्स लाइफ इतना बोरिंग क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने पोर्नोग्राफी में देखा होता है कि बड़ा एक्साइटमेंट है, परफेक्ट बॉडीज हैं, तो उनको अपने सेक्स लाइफ को वो जज करने लगते हैं, कंपेयर करते हैं, जज करते हैं, डिसअपॉइंट होते हैं, वो तो खुशी नहीं हो पाते हैं कि प्लेजर में भी। तो ये सब हम जब तक उनसे बात नहीं करेंगे, हम ये नहीं बोल रहे पोर्नोग्राफी को बैन करना है, मगर पोर्नोग्राफी जब देखते हैं उसमें हमें ये कॉन्वर्सेशन रखना जरूरी है कि वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है, बट रियल लाइफ में ये सब ऐसे नहीं होता है, इसको हमें समझना। एंड सो ये कन्वर्सेशन पेरेंट्स को करनी चाहिए बच्चों के साथ कि पोर्नोग्राफी में जो भी आप देख रहे हो वो सब कुछ अनरियलिस्टिक है। ऑल्सो पोर्नोग्राफी में ज्यादातर वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं ना, कि वुमेन को एक तरीके से उसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, हाँ, एक मेल डोमिनेटेड वाला होता है जिसमें पूरा जो प्लेजर होता है वो मेन के ऊपर ही होता है ना, और वो कैसे वुमेन से वो ले सकते हैं, कैसे वो राइटफुली, वो अगर कंसेंट नहीं दे रही है तो भी वो कैसे ले सकते हैं, वो एक काइंड ऑफ मैसेजिंग उसमें होता है। तो ज्यादातर मेन को भी लगता है कि मुझे हक है, कोई भी अगर एक तरीके से वुमेन छोटे ड्रेस पहन के कोई है तो इसका मतलब है शी इज आस्किंग फॉर इट, मतलब वो उसको सेक्स चाहिए और मैं हक से उसको मैं कैसे भी फायदा उठा सकता हूँ। तो ये सब भी एक मैसेजिंग होता है जो बहुत सारे, नॉट जस्ट पोर्नोग्राफी, ऑल्सो मूवीज, जो मूवीज, ये एनिमल, ये सब जो मूवीज है, इसमें क्या हमें मैसेजिंग मिल रहा है कि तुम एक लड़का हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि समाज में तुम्हारा सबसे ज्यादा वैल्यू है, तो लड़कियों के साथ तुम कुछ भी कर सकते हो। तो उसका वजह से रेप केसेस भी बढ़ रहे हैं, रेप केसेस या द काइंड ऑफ वायलेंस, एंटाइटलमेंट जो हम बोलते हैं ना, कि मतलब एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मुझे वो राइट है, मुझे वो पावर है ना। उसकी वजह नजरिया से हम वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करके देखते हैं कि सारे वुमेन के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दैट इज अ सर्टेन पावर, है ना, टू काइंड ऑफ एक्सरसाइज दैट पावर। तो वायलेंस, अब्यूज, ये सब उस नजरिया से आता है, और ये सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, यू नो, दीज आर ऑल इंटरलिंक्ड in some way or the other, and क्या हम बात कर रहे हैं इन सब के बारे में,
उनका थॉट्स क्या है। वी सी, आई एम श्योर बच्चे सब देखते हैं न्यूज़ में, इतने सारे इंसिडेंट्स हो रहा है, क्या प्रोसेस कर रहे हैं, उनको क्या अभी भी कुछ कुछ जो हमारा जो एंगेजमेंट रहा है, सम ऑफ देम स्टिल फील कि विमेन आर आस्किंग फॉर इट। जैसे कि जो लड़कियां छोटे कपड़े पहनते हैं, या तो जो लड़कियां मतलब खुल्लम खुल्ला वॉक कर रहे हैं, यू नो, तो क्या है, उनका ही गलती है, राइट। तो उनको मतलब किसने बोला ऐसे करने के लिए? सो यू मीन टू से कि जब इस तरीके की बहुत ज़्यादा सेक्स को ऑब्जेक्टिफाई कर दिया जाता है और वुमेन को सिर्फ वहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है, जब मैन सोचता है कि मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, है ना, तो पोर्नोग्राफी में एक ये उनका अपना नज़रिया बनता चला जाता है वुमेन की तरफ कि ये तो यूज़ करने की चीज़ है। और जब वो उनको अपनी इच्छा से ही कुछ ऐसा करते हुए देखते हैं, मान लीजिए छोटे कपड़े पहन के जा रही हैं, तो दैट इज़ हर चॉइस, लेकिन वो उसकी चॉइस नहीं लेते हैं। उनको लगता है कि ये मुझे ही रिझाने के लिए कर रही है, और क्योंकि ये इसलिए कर रही है तो मैं इसको हक से कर सकता हूं, इसलिए, एंड वो उस लाइन को क्रॉस कर देते हैं। वो उस नो को समझ नहीं पाते हैं कि वुमेन जब नो कह रही है तो वो शायद दिल से कह रही है, वो सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से नहीं कह रही है। वो लाइन उनके लिए ब्लर हो जाती है वहां पर। उनको लगता है कि ये तो दिल से चाहती है और मुझे इसको देना चाहिए। ये बहुत कॉमन नोशन है, मूवीज में भी यही दिखा रहे हैं ना। राइट, एक मूवी पे जो आई थी, आई थिंक पिंक नाम था, क्या था मूवी का नाम, राइट, जिसमें कहते हैं अमिताभ बच्चन जिसमें था, ही सेड कि नो का मतलब नो है। सो ये कई बार जो है समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके माइंड में कंसेप्शन इस तरीके के बन जाते हैं। उनको लगता है कि विमेन इज फॉर यूज, और वो ऑब्जेक्टिफिकेशन के लिए है। उनका कोई मर्जी नहीं होता है, वो मना भी करते हैं तो अंदर से वो चाहते हैं, है ना। ये आई थिंक मूवीज रियली हैज ब्रॉट अप दैट नोशन अगेन। पीछे तुम पड़ जाओ उसके तो वो कैसे भी मान जाएगी। दैट्स सो ट्रू, दैट्स सो ट्रू। तो ये एंड ये कंसेंट जो चीज होता है, जो सहमति देना, सहमति एक्सरसाइज करना, ये बहुत छोटे बच्चों से ही, छोटे उम्र से ही ये सब होता है। ये सिर्फ सेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट में नहीं है ना, मतलब बॉडी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। जिस बच्चों को हम कौन से कंसेंट देते हैं, हम उनको लिबर्टी देते हैं, हम ऐसे वो मना भी करते हैं तो भी नहीं तुम्हें तो यही करना चाहिए, है ना। उसी टाइम से हमने इनको एक मैसेज दे दिया कि तुम्हारा कंसेंट मायने नहीं रखता है, क्योंकि जो हम चाहते हैं वही इम्पोर्टेंट है, तुमको वही करना चाहिए। तो शायद उनके लिए भी दूसरों का कंसेंट कोई मायने नहीं रखता। सही है, एग्जैक्टली। सो वी डोंट सिट विद द चाइल्ड टू टॉक कि ऑप्शंस देके तुम्हें इसमें से क्या चाहिए। आस्क देम टू डिसाइड। हम डिसीजन मेकिंग स्किल्स उनको देते ही नहीं है, इतना स्पून फीडिंग कर करके आप उनके लिए हम डिसाइड कर लेते हैं हर एक चीज। और जब वो मना भी कुछ करते हैं, कैरियर चॉइस भी, यू नो, उनको हम बोलते हैं नहीं तुम्हें तो इंजीनियरिंग पढ़ो, वही सबसे अच्छा है। उनको मतलब तुम्हारे लिए ये ज्यादा अच्छा है, तुम्हारे लिए हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, हमें पता है यहाँ कमाई ज्यादा है, यहाँ पर रिस्पेक्ट ज्यादा है। तो हम जिन चीजों के पीछे खुद भाग रहे हैं, अपने बच्चों को भी उसी एरिया में लाना चाहते हैं। तो कंसेंट इज सच अ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, और ये हर चीज में ये ना रिफ्लेक्ट होता है, राइट। और रिलेशनशिप्स में रिफ्लेक्ट ही होता है। इसीलिए मैरिड कपल में भी वो लाइन होता ही नहीं है। हस्बैंड को लगता है कि वाइफ तो कुछ भी कर लेना चाहिए, राइट, मना क्या करने की कहाँ है, मतलब देयर इज नो स्कोप। राइट। आई थिंक एक नया कोई लॉ भी आया है विच इज़ वेरी वियर्ड कि मैरिटल रेप जो है वो नहीं होना चाहिए। आई नो वी स्टिल कंसिडर कि मैरिटल रेप कोई चीज ही नहीं होती है, बट आई थिंक ऑल ऑफ अस नो इन इंडिया कि ऐसे नहीं है। मोस्ट टाइम्स वाइफ्स आर ओब्लाइज्ड टू डू, क्योंकि इंटरनलाइज भी करते हैं ना वुमेन भी, मेरा ड्यूटी है कि मुझे हस्बैंड को प्लीज कर, नहीं तो वो कहीं चला जाएगा, या तो वो दूसरी लेडी के पास चला जाएगा। बस एक ये जो डर उनके माइंड में रहता है, इसकी वजह से वो बहुत सारे लेवल पे नहीं चाहते हुए भी, और एज वी नो कि वुमेन बॉडी बहुत सारे हार्मोन से चेंज
करती है कई हाँ। बार बेबी जब हम कंसीव करते हैं तो बहुत सारे, और अगर फैमिली लाइफ में भी अगर डिस्टरबेंस चल रहा है तो उस स्ट्रेस का भी बहुत डीप इम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से वो सेक्सुअल एक्टिविटी में उतनी इंजॉय नहीं कर पाती है। तो रादर देन गोइंग इनटू अ कि क्या चल रहा है और क्यों जो है मेरी वाइफ इस चीज को नहीं एक्सेप्ट कर पा रही है, एंजॉय कर पा रही है, कुछ शायद उसको सही तरीके से देखने के बजाय वो अपना पावर को वहाँ पर असर्शन करने की कोशिश करती। ये भी हो सकता है कि वो वुमेन को जिस तरीके से सेक्सुअल एक्ट कर रहे हैं वो नहीं पसंद हो, उसके बारे में कहाँ बात हो सकती है। सही बात है ना, तो जरूरी नहीं है एवरी टाइम एक ही टाइप ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी उनको पसंद हो। सही बात है। मेनी रीजंस, बट हम बात नहीं करते। हाँ, मैरिज के अंदर तो आई थिंक लॉ ने भी बोल दिया कि मतलब उसमें कोई कंसेंट की बात ही नहीं होती है, एंड दैट इज रियली समथिंग दैट वी नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन। दैट्स सो ट्रू, दैट्स सो ट्रू। सो बहुत सारी बातें करी हमने राम्या। टीचर्स का, स्कूल्स का भी एक बड़ा रोल होता है और होना चाहिए सेक्सुअलिटी एजुकेशन में, राइट? हाउ शुड दे टेक इट? उनको कैसे इसके बारे में कन्वर्सेशन करनी चाहिए? गुड टच बैड टच की तो बहुत सेशंस आजकल कराते हैं, टाउन्स में भी आजकल उनके सेशंस हो रहे हैं, राइट? पर उसके बियॉन्ड चीज़ें जो हैं ना डिस्कस की जाती है ना बात की जाती है उसके बारे में। तो क्या रोल निभाना चाहिए टीचर्स को यहाँ पर? एक तो पेरेंट्स हो गए, तो हम बोलते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन जो बच्चों को आता है ना, हर एक स्टेज में कंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन आना चाहिए। ऐसे है कि घर पे एक काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन हो रहा है और स्कूल में बिल्कुल उल्टा मैसेजिंग हो रहा है, एंड दैट कैन बी वेरी कंफ्यूजिंग, है ना, बच्चों के लिए। स्कूल्स में मैंडेटरी, हम तो यही चाहेंगे स्कूल में मैंडेटरी सेक्सुअलिटी एजुकेशन होना चाहिए, छोटे उम्र से ही बिल्ड करते करते सबके बारे में। हम लोग एक्चुअली सेफ अनसेफ टच करके यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ सेइंग गुड एंड बैड, क्योंकि गुड और बैड बहुत वैल्यू होता है। सेफ अनसेफ इज मोर द चाइल्ड इज एबल टू असेस कि उसको पता होता है कि मेरे लिए क्या सेफ है, मेरे लिए क्या अनसेफ है। तो बट ज्यादातर जैसे कि आपने बोला उसके बारे में फोकस करते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं। या तो इफ एट ऑल हमने ये भी देखा है कि वही है, आई थिंक 12 to 15 ईयर्स के उम्र में गर्ल्स के लिए अलग एक सेशन होता है मेंस्ट्रुएशन के बारे में। वो भी कोई कंपनी आके करते हैं, मेंस्ट्रुअल पैड कैसे यूज करना ये सब सिखाते हैं, बस चले जाते हैं, कोई कनेक्शन नहीं रखते हैं। बहुत ही ऐसे मेथोडोलॉजिकल, जैसे कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे दिया, बच्चों को वो अपील नहीं करता है। यू विल हैव टू कनेक्ट विद देम, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि उनको क्या फीलिंग्स एसोसिएट करते हैं इन सब चीजों में। तो इसके लिए स्कूल्स विल हैव टू मेक इट मैंडेटरी। उनको ये इम्पोर्टेंस होना चाहिए कि ये इसको मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, सेक्सुअलिटी के बारे में बात करना। और उसके लिए दे हैव टू ऑल्सो ट्रेन द टीचर्स। और ये भी अगेन जैसे कि मैंने बोला, ये कोई एक ज़रूरी नहीं है कि एक पीरियड होना चाहिए जिसमें आज हम सेक्सुअलिटी एजुकेशन में बात करें। वो तो है ही है। समटाइम्स यू विल हैव टू टॉक अबाउट स्पेसिफिक इश्यूज, कुछ ट्रेनिंग सेशंस देने पड़ेंगे, दैट्स स्पेसिफिकली कर लिया। बट देन एवरी डे जैसे कि बाकी टीचर्स जो मैथ्स पढ़ाते हैं, जो साइंस पढ़ाते हैं, आर्ट्स पढ़ाते हैं, वो सबको भी इन सब के बारे में समझ होनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने क्लास में सबकॉन्शियसली या तो जानबूझ के भी कभी कभी कुछ बातें कर लेते हैं बच्चों के साथ, या तो दे आर जजिंग चिल्ड्रन, यू नो, तुम ऐसे क्यों इसके साथ क्यों बैठे हो, हमेशा इसके साथ कुछ कुछ क्यों कर रहे हो, यू नो, स्पेशली कोई बॉय गर्ल अगर साथ में फ्रेंडशिप है तो दे विल जज देम, तुम इधर बैठ जाओ। या तो इवन जेंडर के मामले में द काइंड ऑफ टास्क that is being given to children, गर्ल्स को कोई अच्छा सा बोर्ड का डेकोरेशन करने का काम दे दिया, बॉयज को मॉनिटरिंग करने का काम दे दिया, लीडरशिप बिल्ड स्किल्स बिल्ड करने के लिए। गर्ल्स को तो आर्ट क्लास में या म्यूजिक क्लास में कर दिया, बॉयज को फुटबॉल जाओ करके कर दिया, यू नो। राइट। तो स्टीरियोटाइप, ऐसा जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप कर देते हैं। तो
काफ़ी सारा स्कूल इज काइंड ऑफ क्रिएटिंग एक माहौल क्रिएट करता है जो इन सब स्टीरियोटाइप्स का बढ़ावा देता रहता है। और इन सबको टीचर्स को अगर वो अपने आप को ट्रेन करें, अपने स्किल्स बढ़ाएं, तो इन सब के बारे में वो दे कैन मेक अ स्पेस विच इज नॉन जजमेंटल, राइट, है ना। बच्चों को क्या चाहिए, उनको समझना है ऑल दैट दे वांट कि कम टू आवर लेवल, हमारे लेवल से आप प्लीज हमारे एक्सपीरियंसेस को समझने की कोशिश करना। राइट, तो उसके लिए हमें उस लेवल में आना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड। तो तारशी, हम लोग अपने काम में हम लोग काफ़ी ट्रेनिंग्स करते हैं टीचर्स के लिए, काउंसलर्स के लिए, या तो नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी। अच्छा, कि कैसे बात करना है। मोस्टली इट इज़ टू डू विद क्या प्रिंसिपल्स हमें माइंड में रखना है इन सब के लिए, क्या वैल्यू सिस्टम हमें लेके आना है, उसके लिए हम स्किल बिल्डिंग क्या करें, हर एक इश्यूज जो होता है उसको हम कैसे अप्रोच करना है हमें। कि काफ़ी सारा केसेस आता है कि छोटे प्राइमरी विंग में बच्चे एक दूसरे को एक्सप्लोर कर रहे हैं, है ना। तो उसका क्या करना है, उसको क्या डांट के पेरेंट्स को बुला के एक पूरा, जैसे आपने बोला ना, सीन क्रिएट करें, या उसको कैसे सही तरीके से हैंडल कैसे करना है। तो हर एक स्टेज में रिलेशनशिप्स तो हो ही रहा है, सब स्कूल में तो वो तो बच्चों का हो ही रहा है, तो उसको हैंडल हम कैसे कर रहे हैं। राइट, राइट। तो स्किल बिल्डिंग फॉर टीचर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और दे हैव टू टेक दैट सीरियसली। बहुत सारे रिसोर्सेस है अगेन इसमें जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ स्कूल्स जिनको हमने ट्रेनिंग किया, उन्होंने अपना करिकुलम किया है। अच्छा, और जिसको वो अपने हर एक क्लासेस में, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, एज के अकॉर्डिंगली उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है। बच्चों के साथ खुला फोरम का डिस्कशंस चलता है। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आप ये लोग कहते हो, हमें समझना है, आपकी भाषा हमें समझना है ना। नॉट टू हैव दैट टॉप डाउन अप्रोच कि हमें सब पता है, हम जो बोलेंगे वही सही है, वो नहीं है। टू ट्राई एंड हैव दिस इंटरेक्टिव वे टू अंडरस्टैंड। सो जो इंडिया में ऐसे कोई स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम नहीं है, एंड दैट इज समथिंग वी हैव टू एडवोकेट कि मैंडेटरी होना चाहिए हर एक लेवल में। बट स्कूल्स अपने आप जो इंटरेस्ट लेते हैं वो ये सब प्रिपेयर करते हैं। देयर आर सम स्कूल्स विच आर डूइंग फैबुलस वर्क, जो टीचर्स के साथ, बच्चों के साथ उनका एक क्लब होता है जिसमें वो डिस्कस करते हैं। काउंसलर्स जो है, जो उस अप्रोच से ये सारे जो भी इश्यूज आते हैं उसके बारे में करते हैं। ऑल्सो एक अगेन विदाउट फियर, विदाउट शेम अटैच टू इट, क्योंकि एवॉल्विंग टाइम्स है ना। आई थिंक हमारा वन ऑफ द मेन थिंग इज, हम सोचते हमारे ज़माने में तो ये नहीं था, है ना। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ज़माना तो इतना चेंज हो गया, द काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। शायद हमें भी ज़रूरत तो थी, आई वुड से कि जब हम भी बड़े हो रहे थे, हम भी बहुत सारे क्वेश्चन से डील कर रहे थे, हमारे अंदर भी बहुत कुछ ऐसा था जो जानने की, समझने की ज़रूरत थी। अगर हमें भी पता होता तो शायद हमारे बहुत सारे जो अभी तक इनहिबिशंस हैं, जैसा आपने बोला मैरिड लाइफ में, इट्स नॉट दैट कि हमारे नहीं, हम भी पर्सनली इन चीज़ों से गुजरे हैं, है ना। तो हमारे लिए भी लाइफ बहुत आसान होती, हम इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाते और अपनी लाइफ को ज़्यादा अपने आप को एक्सेप्ट कर पाते फुली। राइट, वेरी वेल सेड। एक्चुअली मेनी टाइम्स हमने ये भी सुना है आफ्टर ट्रेनिंग ना, काश हमें भी पता होता ये सब, हम चॉइसेस, बेटर चॉइसेस कर लेते अपने रिलेशनशिप रिलेटेड, अपने बॉडी में जो इतना इनसिक्योर जो हम फील करते हैं ना, वो सब है ना। हमेशा अभी इस उम्र में भी ऐसे लगता है कि मैं कंप्लीट नहीं हूँ, मेरे में कुछ तो कमी है ना। एक ना राम्या, आजकल पेरेंट्स के अंदर, खासकर लड़कियों के जो पेरेंट्स होते हैं, उनके अंदर एक बड़ा डर आ गया है, ज़माना ख़राब है, इंसिडेंट सुनते भी हैं, कुछ नौकर कभी कुछ कर देते हैं, कभी बाहर में कहीं गए, स्कूल में किसी ने, या बस में गए, बस वाले ने कुछ कर दिया, तो कई इंसिडेंट आते भी हैं जैसे हाईलाइट होते हैं। तो पेरेंट्स वहाँ से डर भी जाते हैं, जिसकी वजह से वो लड़कियों को
बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है मुझे तो इसको बस में भेजना ही नहीं है, या उनको डांटना शुरू कर देते हैं कि नहीं इसके साथ बात मत करो। हाउ इज इट इम्पैक्टिंग देयर मेंटल हेल्थ, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत डीप मेंटल हेल्थ पे होगा, ये तो मुझे फॉर श्योर है। ट्रू, वेरी वेरी ट्रूली सेड एक्चुअली। जो इंसिडेंस होता है, एक तो वन थिंग दैट आई ऑल्सो वांट टू ब्रिंग, इंसिडेंस जो होता है कभी कभी घर के अंदर भी होता है, बिल्कुल होता है, और जो लोग हम ट्रस्ट करते हैं उनके थ्रू भी होता है, राइट, है ना। तो ये सब हमें पता है, बट हम एक प्रोटेक्शन करने की कोशिश करते हैं हमेशा। वो प्रोटेक्शन के मेंटालिटी में स्कूल्स में भी हर एक जगह पे सीसीटीवी डाल देना, राइट, है ना, कि उसको मॉनिटर करके हम, जैसे कि लगता है कि वो करने से सब इंसिडेंट कम हो जाएगा। सही बात है। या तो वही है, बस में नहीं भेजा, जिनके पास प्रिविलेज है वो खुद जाके ड्रॉप करते हैं, खुद जाके लेके आते हैं, राइट। इंडिपेंडेंटली उनको बच्चे, मतलब स्पेशली गर्ल्स, राइट, दे आर नॉट एबल टू ट्रैवल। उनको मतलब वो सब स्किल्स ही डेवलप नहीं करते हैं कि तुम मेट्रो में चले जाओ, या तो करते हैं तो भी पूरा टाइम कॉल में रहो, या ट्रैक ट्रैक अपना लोकेशन ट्रैक करके उसी को ट्रैक कर रहे हैं। जितना हम इन चीजों को, डर को बढ़ाते जा रहे हैं, उतना डर भी बढ़ रहे हैं और उतना ही इंसिडेंट भी बढ़ रहे हैं। फिर इंसिडेंट तो हो ही रहा है, एंड बट किसके ऊपर ये ज्यादा फोकस हो रहा है? गर्ल्स और वुमेन के ऊपर, राइट। इंसिडेंट जो हो रहा है that's a social issue actually, but restriction सिर्फ लड़कियों के ऊपर हो रहा है, क्योंकि हमें आई थिंक ये लगता है कि हम इनको कंट्रोल कर लें, इंसिडेंट नहीं होगा। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इंसिडेंट पर से, मतलब हम क्यों नहीं बॉयज के साथ काम करते हैं, ज्यादातर परपेट्रेटर्स मेन होते हैं, है ना। तो हम उनसे बात करना जरूरी है। उनका मतलब उनका मोबिलिटी तो कहीं तरीके से कम नहीं हुआ है, कम हुआ है सारा गर्ल्स को और वुमेन को ही, अंदर और ज्यादा हम लोग अपने बच्चों को डरा रहे हैं, उनके अंदर शेम की फीलिंग्स को और ज्यादा इनहेंस कर रहे हैं। और जैसे आप बोल रहे हो कि जो परपिटेटर है, जो बाहर कर रहे हैं, उनकी तरफ हम नहीं कोशिश कर रहे हैं कि इनके ऊपर कैसे काम किया जाए। सही, राइट। एवरीथिंग, मतलब हमने इतने सारे डिवाइसेस भी देखा है। जो जीन्स जो होता है, देयर वर अ टाइम व्हेन एक जीन्स इन्वेंट किया जिसको कोई खोल ही नहीं पाएगा, वो पहन लो तो तुम सेफ हो। हाँ, मतलब क्या क्या चीजें भी आ रहा है जो पूरा फोकस, द ओनस लाइज ऑन द वुमेन, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करने का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ही करूं। ऐसे नहीं होता है ना, कि हमें ये भी देखना कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सोसाइटी में किस हद तक बिल्ड हुआ है। हर स्ट्रीट में लाइट्स है क्या, पब्लिक जो फैसिलिटी है, मतलब ट्रांसपोर्ट हर टाइम पे है क्या, सिस्टम ऑफ लाइक पुलिस सिस्टम या तो द अदर कंट्रोल सिस्टम, वो सब सही है क्या, ये सब हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं ना। हम तो बस फोकस कर रहे हैं लड़कियों के ऊपर, वे राउंड पे कराटे सिखा दिया या डिफेंस कुछ सिखा दिया और बस सब ठीक हो जाएगा। देखा जाए तो पेरेंट्स के हाथों में तो बहुत ज्यादा है भी नहीं ना, है। मतलब पेरेंट्स के हाथों में तो शायद सिर्फ अपनी बेटी की प्रोटेक्शन ही हो सकती है कि इसको कराटे सिखा दूं, इसको मैं करा दूं। अदरवाइज आप इस लेवल पे, क्योंकि जहां हमें पता है कि हमारे सिस्टम में हम पुलिस के साथ ही कई बार सेफ नहीं होते हैं, उन लोगों की तरफ से इस तरीके की चीजें हो जाती हैं। स्कूलों में हम अपने बच्चों को सेफ नहीं मानते हैं। पर क्या, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये पहले नहीं था? पहले भी शायद होता ही था, हमारे टाइम पे भी कई बार ऐसी चीजें होती थी, पर अभी इसका डर बढ़ता जा रहा है क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से ये चीज़ें आगे बहुत ज़्यादा आने लग गई हैं और इसकी वजह से हाइप क्रिएट हो जाती है। एक इंसिडेंट हाइप बहुत लंबी क्रिएट कर देता है और वो लंबी क्रिएट की हुई हाइप जो है कहीं ना कहीं अल्टीमेटली फिर हमारे पेरेंट्स के दिलों में डर को भर देती है कि आप जो है इसको अपनी वुमेन्स को ही या अपने बच्चे को ही थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दो, आपका बच्चा जो है उसको अकेले मत छोड़ो। पेरेंट्स तो कहीं ना कहीं सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, पर ये फिर उनके अंदर बाद में जा कर के डिस्ट्रस्ट के इशू, इनसिक्योरिटी के इशू लेके आएगा जो उनको
कॉन्फिडेंस को, उनके कॉन्फिडेंस को लो कर देगा आगे जाकर के। I mean, of course, we understand that parents के हाथ में इतना जितना है वो कर रहे हैं, हाँ, वो भी they are operating from fear, है ना, उनको है कि अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना, तो वो ये सब कर रहे हैं, but it is just a sad situation that we have come to this kind of approach, जो खुद it is only affecting the girls and the women. I think we should talk about it and everyone should come forward, और सोसाइटी के लेवल पे भी शायद हम मिलकर के काम करें, जैसे आप बोल रहे हो कि सिर्फ बच्चों को ही रिस्ट्रिक्ट करने के बजाय अगर हम सोसाइटी के लेवल पे भी काम करें, थोड़ा सा सेफ माहौल बनाने की भी बात करें, बात एटलीस्ट बात तो करें, तो वो भी शायद हेल्पफुल हो। पेरेंट्स को, मतलब पेरेंट्स या तो एडल्ट्स जो है, कंसर्न एडल्ट्स, दे शुड रेज अ वॉइस कि ये सिस्टम के ऊपर कि सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल, मतलब सिस्टम इज अकाउंटेबल टू क्रिएट अ सेफ स्पेस, और उसके लिए एटीट्यूडनल चेंज इज सो इम्पोर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। आई थिंक वो सबसे डिफिकल्ट काम है, बट वही सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि बार बार हम एटीट्यूड्स के ऊपर बात करें कि ऐसे क्या सोच है जिसमें आप ये सोचते हो कि लड़कियों के ऊपर आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, ये कहाँ से ये आपको ये थॉट प्रोसेस कहाँ से आया है, तो उसको क्वेश्चन करना, क्या हमारे कमी रह गया जिस तरीके से हम बच्चों को पाल रहे हैं, वी आर द वे दैट वी आर ब्रिंगिंग अप, उसमें हम कुछ ऐसे कर रहे हैं जिसमें एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट मिल रहा है, जिसमें एक पैदाइश से एक डर हम गर्ल्स को दे रहे हैं, जिस तरीके से देर ऑल्सो नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट। हाँ, ऑब्वियस बात है, जब आप इतना डर का माहौल बनाओगे बच्चे के चारों तरफ, तो बच्चा भी नहीं सेफ फील कर नहीं पाएगा बच्चा आपका। और एक मिसट्रस्ट होता है ना हमेशा कि कोई ना कोई करेगा, हमेशा हमारा एंटेना अप होता है ना, जब हम कहीं पे भी जाते हैं, हमेशा भी लाइक कि एंड एज ए साइकोलॉजिस्ट वी कैन अंडरस्टैंड कि ये सारी चीजें मेंटल हेल्थ पे बहुत बड़ा असर डालती हैं। बॉडी हमारा, द वे बॉडी होल्ड हो रहा है ना ऐसे टाइट सा जो है, वो स्ट्रेस इतना देता है हमारे, राइट, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू कॉज मेंटल। राम्या, बहुत ही अच्छी कन्वर्सेशन बिल्ड हुई है। एक सिर्फ क्वेश्चन जो है, जो बहुत सारे पेरेंट्स को परेशान भी करता है, टीचर्स को भी कई बार परेशान करता है, कि बच्चे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस कई बार सेक्सुअलिटी से रिलेटेड कर देते हैं, उनके लिए उनका आंसर कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसी डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशंस को वो कैसे टैकल करें, जहाँ पर बच्चे कुछ ऐसा बोल देते हैं जो शायद पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड बहुत हो जाता है। तो आई मीन आई एम श्योर ऑकवर्ड सिचुएशन सबके आता है, इसीलिए हमें इन सब के बारे में पढ़ना, हमें प्रिपेयर करना, आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और जहाँ पे हमें लग रहा है कि ये बहुत ही हमारे लिए मुश्किल है, आई थिंक व्हाट वी कैन डू इज़ कि चलो आई अंडरस्टैंड, एक तो वैलिडेट करना बच्चों का, है ना, कि ऐसे नहीं डांटना कि तुमने ऐसे वाला सवाल कैसे पूछ लिया, विदाउट डूइंग दैट एटलीस्ट वी कैन से एट द मोमेंट मैं इसके बारे में नहीं आंसर कर पा रहे हैं, बट आई अंडरस्टैंड ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है जाना, आई एम गोइंग टू कम बैक, इधर मैं किसी का हेल्प, किसी का सहारा, या किसी बुक का, किसी रिसोर्स का सहारा लेके मैं वापस आपको ये मैं रेस्पॉन्ड करते हैं, है ना, वैसे नॉट टू जस्ट क्रिएट दैट ओपनिंग instead of shutting down. Right. I think that is most important. If we are not able to answer, understand सबके answers नहीं होते हैं, right. नहीं हो रहे तो shut ना करें और बोले कि वापस हम आ रहे हैं, we want to answer that to you, है ना, and read about it. I mean, as a parent, I think make we do yourself have a duty. equipped, skill करो. Schools also have a duty to understand. और जहाँ पे नहीं है expertise की help ले लेते हैं कि उनके थ्रू स्टार्ट द कॉन्वर्जेशंस, जहाँ है स्कूल्स को, पेरेंट्स शुड पुश द स्कूल्स कि स्कूल्स में ये सब सेशंस हो बच्चों के लिए, है ना। कितना डिमांड करते हैं हम एज अ पेरेंट स्कूल से, ये इंफ्रास्ट्रक्चर ये चाहिए, प्लेइंग ग्राउंड, ये सब क्यों नहीं, इसके बारे में क्यों नहीं डिमांड करते हैं। तो ये पेरेंट्स खुद भी अवेयर नहीं है, द थिंग इज कि पेरेंट्स को खुद भी नहीं, उनको भी लगता है कि
क्यों ओपन द पैंडोरा बॉक्स बोलते हैं ना, क्यों खोलना है, क्या क्या आएगा इसमें से हमें पता नहीं है. That's so true. You have to I think have the trust कि चलो जो भी आएगा अंदर तो है ना, बेहतरी वो के लिए आएगा. हाँ वो आ रहा है इसीलिए क्योंकि वो अंदर है. That's so true. You have to open a box so that it just come out और अब रिलीज हो जाए, आपका बच्चा फ्री हो जाए. उसको सप्रेस करने की बजाय उसको फ्री करने की जरूरत है. वी हैव तारशी में हमारे काफी सारे बुक्स है जो ये सब चीजों को मदद करता है. आप अपने कुछ बुक्स दिखा भी सकते हैं. भी दिखा सकती हूँ. तो ये हमारा एक वेरी पॉपुलर, मैंने भी बहुत साल के पहले से ही मैं इसको देखती हूँ. तो ये सब बुक्स है जो बहुत ही अच्छा सा गाइड देता है, टिप्स देता है. आई मीन हमें पता है कि आसान नहीं है ये सब बात करना. यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, बट प्रिपेयर योरसेल्फ, स्टार्ट प्रिपेयरिंग और टेक हेल्प फ्रॉम पीपल, फ्रॉम एक्सपर्ट्स, फ्रॉम बुक्स, रिसोर्सेज, जहाँ से भी है. सब मिलके कॉमन मैसेज देना है इन सब के बारे में. और इसको हम वो नहीं कर सकते, ओवरलुक नहीं कर सकते. That's so true. अब टाइम नहीं है ओवरलुक करने का, अब टाइम है बात करने का. राइट. थैंक यू राम्या, थैंक यू. इट वॉज इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन विद यू. आई होप हमारे व्यूअर्स भी इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे. एट द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन आप अपनी तरफ से कोई नोट देना चाहेंगे? ये नोट है कि झिझक है, सबको है, बट कोशिश करना कि धीरे धीरे उसके ऊपर वर्क करें. क्योंकि वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके लिए. खुद के लिए भी वो बहुत हमारे लिए हेल्पफुल होगा. तो ट्राई एंड वर्क ऑन द इनहिबिशन दैट एवरीबॉडी इज हैविंग. ठीक, थैंक यू. थैंक्स. आज की अगर हमारी ये कन्वर्सेशन आपको पसंद आई है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है इसी तरीके का और कंटेंट बनाने के लिए. फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है. ऐसे में मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने परिवार वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज यू नेवर नो, किसी के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है.